Hello, come let's complete the last part of this question paper. Question number 141. Which of the following is not a reason for digital inequality regarding the challenges for integration of technology in education? ठीक है, ई सेफ्टी, रेसिडेंशियल एरिया, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, आईसीटी लिटरेसी। अब इन चीज़ों को ऑप्शन देख के समझ में आता है कि ई सेफ्टी पे ही जाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो रेसिडेंशियल एरिया, फिजिकल है, लिटरेसी आपको पढ़ने की बात हो रही है, यहाँ पे कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो गई। ठीक है, एंड ये जो कंडीशन है ये भी क्या रियल टाइम में प्रिवेलिंग कंडीशन है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ई सेफ्टी। दूसरी बात, डिजिटल इनइक्वालिटी रिगार्डिंग द चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो ई सेफ्टी जो है ये इनइक्वालिटी को नहीं बल्कि इक्वालिटी को प्रमोट करती है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर रही है सेक्टर्स को, जो गलत है उनको अलग कर देगी, ठीक है, और बाकियों को प्रमोट करेगी, आपको सेफ्टी प्रमोट करेगी कि आइए यूज करिए, आपको यहाँ पे फ्रॉड या आपके साथ ठगी नहीं होगी। Which of the following is the advanced level competence in context of information and communication technology, that is ICT literacy पे कौन सा advanced level की बात कर रहे हैं? Intended to learn, extract information from a database and evaluate the data। तो हाँ, ये थोड़ा एडवांस्ड तो है, क्योंकि आप एक डेटाबेस में से कुछ चीजों का एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी से किसी चीज को निकाल लेना। जैसे महाभारत की कथा है और उस महाभारत की कथा में से आप सिर्फ पांडवों का अज्ञातवास वाला पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, और उसकी चर्चा करें, तो क्या किया आपने, एक पूरी कंप्लीट में से एक छोटा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो वही बात यहाँ पर है कि आपके पास एक पूरा डेटाबेस था, उसमें से आपने जो आपको रिक्वायरमेंट थी वाला डाटा आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आप उसकी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको इवेलुएट करें। तो एडवांस लेवल है ना, मतलब आपको आईसीटी के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तभी तो आप डाटा फिल्टर करके निकाल लिए। इंटेंडेड टू लर्न हाउ टू यूज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो ये थोड़ा बेसिक है, क्योंकि आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस समझ रहे हैं, आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कीबोर्ड इनपुट है और मॉनिटर आउटपुट है। इंटेंडेड टू लर्न हाउ टू टर्न ऑन एंड ऑफ कंप्यूटर। तो ये एडवांस्ड नहीं, ये बहुत बेसिक है, तो ये तो नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा बेसिक है। इंटेंडेड टू लर्न हाउ टू यूज इंटरनेट एंड सर्च इंजन। तो इन सभी में देखा जाए तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन 1 है, क्योंकि अगर आप मुझे पूछेंगे इसको अरेंज करना तो मैं इसको दूंगी 1, ये सेकंड जाएगा, ये थर्ड जाएगा और ये फोर्थ स्टेज देंगे इसे, क्योंकि ये बहुत एडवांस्ड है। आपने पूरे डाटा को एक्सेल में लिया, बेसिकली हम एक्सेल में ही लेते हैं, ठीक है, सो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ एक्सेल, और आपने उसमें डिफरेंट फार्मूलाज और फिल्टर्स लगा के अपने डिजायर्ड डाटा को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या है, आप यहाँ पे ऑन करना भी जानते हैं, ऑफ करना भी जानते हैं। डाटा आपने निकाला होगा, कोई डाटा लिया होगा तो इंटरनेट सर्च इंजन की यूज से लिया होगा। आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी यहाँ पे पता है कि आपको कैसे इनपुट्स देने हैं, तो आपको कैसे आउटपुट मिलेंगे। So, first point. Which one of the following teaching model does not belong to information processing family? से नहीं belong करती। Cognitive growth model belongs. Scientific inquiry models belong. Structure social inquiry model does not belongs. क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, ये रियल वर्ल्ड, रियल टाइम चीजों पे डील कर रही है। Some learning conditions of flipped classroom are given below, mixed with one condition of traditional classroom. Find the traditional one. अब flipped क्या होता है? Flipped मतलब क्लासरूम को आपने फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया। अभी तक क्या होता था, बच्चा घर में जो एक्टिविटी कर लिया, अब क्लासरूम में जाके उसको थ्योरी पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है कि हाँ हमने कल पेड़ को पानी दिया था, फिर कुछ दिन में उसमें एक छोटा सा कली आ गया, फिर वो फूल खिल गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, वो घर में जो चीजें देख रहा है उसको थ्योरी वहां मिल रही थी। अब क्लासरूम पूरी फ्लिप हो चुकी है, क्लासरूम पूरी फ्लिप हो चुकी है। अब क्या होगा, उनको घर पे थ्योरी भेज दिया जाएगा, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू उनको थ्योरी भेज दिया जाएगा, वो घर से पढ़ के आएगा, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे उसको, ठीक है, वो घर से वो लेक्चर सुन के आएगा। अब जो वो वहाँ पे पढ़ के आया है, जो सुन के आया है क्लासरूम में, उस पर डिस्कशन होगा, उस पे एक्टिविटी होगी। और डिस्कशन मतलब बच्चे को कोई डाउट है, या क्योंकि टाइम मिला ना सोचने का, वो सोच रहा है रात को आते जाते, स्कूल आते आते उसने सोचा उन चीज़ों के बारे में। अब उसके मन में जो भी डाउट्स है या जो भी नई कंसेप्ट में से निकालने की कोशिश कर रहा है, वो नेक्स्ट डे क्लास में डिस्कस करेगा और काम को परफॉर्म करेगा। तो क्लासरूम क्या हो गया, फ्लिप हो गया है।
तो इसमें से ट्रेडिशनल वाला क्या है? स्टूडेंट एज अ लर्नर। तो ये तो ट्रेडिशनल ही है, जिसमें बच्चा क्या है? लर्नर होता है। स्टूडेंट कम प्रिपेयर टू लर्न बाय डूइंग एक्टिविटीज एंड एडिंग टू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। तो इसमें ट्रेडिशनल टच क्या था? कुछ नहीं। स्टूडेंट एज टीचर एंड लर्नर, नहीं, इसमें कोई ट्रेडिशनल टच नहीं है, स्टूडेंट टीचर नहीं बनेगा, स्टूडेंट लर्नर रहता है, जहाँ पे टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव होता है। स्टूडेंट लीड्स एक्टिविटीज विथ होल ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स। तो ये हो गया कोलैबोरेशन में जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, वो हो गया, क्योंकि बच्चे ऐसे ही यहाँ पे क्या करते हैं? फ्लिप्ड क्लासरूम में एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ग्रुप में। ओके, सो स्टूडेंट एज अ लर्नर। Which of the following is a framework that guides integration of technology into teaching and learning in meaningful way? TSPAR, TPAC, TPPSR, TPLAC. तो करेक्ट ऑप्शन जाता है टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। इसकी उत्पत्ति की थी पुण्या मिश्रा जी ने और मैथ्यू साहब है। इन्होंने इसकी उत्पत्ति की, इसकी रचना की, इसकी खोज की, इसको बनाया। इसमें इनका एम ये था कि आप टेक्नोलॉजी, पेडागोजी और जो कंटेंट नॉलेज है आपके पास, ये 3 अलग-अलग आइटम्स है। टेक्नोलॉजी एक अलग दुनिया है, पेडागोजी एक अलग दुनिया है और कंटेंट नॉलेज एक अलग दुनिया है। इन तीनों अलग-अलग इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स करके एक बढ़िया करिकुलम बना सकते हैं। तो टीपैक। Which of the following best describes the aim of Esubel's advanced organizer model of teaching? तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपका जो लर्निंग होना चाहिए वो बढ़िया होना चाहिए, कंसेप्चुअल होना चाहिए। टू प्रमोट, टू एम्फेसाइज रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन, नहीं तो कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा? अगर आप रट्टा मार लेंगे, किसी चीज को रट लेंगे, मगअप कर लेंगे, तो वो तो क्लियर होगा ही नहीं ना। टू प्रोवाइड कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल नॉलेज, डेवलप कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड रिलेट न्यू नॉलेज टू प्रायर नॉलेज। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। आपका जो नॉलेज है वो कंसेप्ट बेस्ड होना चाहिए, उसमें फैक्ट्स होने चाहिए, आपकी जो रीडिंग हो तुक्काबाजी नहीं चलेगी। डेवलप करेगा ये आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, सोचने समझने स्टोरेज की क्षमता बढ़ेगी। एंड रिलेट न्यू नॉलेज टू प्रायर नॉलेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नॉलेज गेन करना इज नॉट एवरीथिंग, आपका जो नॉलेज आपने गेन किया उसको आप प्रीवियस के साथ रिलेट भी कर सकते हैं। ओके, assertion, cooperative learning is very effective in terms of knowledge acquisition। हाँ, बच्चे बोलते हैं ना करके सीखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप ना किसी चीज को समझाने की कोशिश करेंगे बच्चे को, स्पेशली मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में प्रॉब्लम्स ही होते हैं बुक्स में ठीक है, हर पन्ने में, हर लाइन में प्रॉब्लम होता है। तो आप बच्चे को समझाने की कोशिश करें, बच्चा आपसे नहीं समझ रहा है, आप कम से कम 5 to 6 टाइम्स आपने कोशिश कर ली, आप ना अब एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देना, उसके फ्रेंड को बोलना कि तुम समझाओ, अपने सामने ही बोलिए और आप उनसे किनारे हो जाइए, ठीक है? वो उससे समझ जाएगा। क्यों समझ जाएगा? क्योंकि कई बार बच्चे के अंदर फियर होता है टीचर का, है ना? टीचर का फियर होता है, कई बार वो हमारी बातें सुन के भी नहीं सुन पाता है। व्हीयरएज़ जो उसका फ्रेंड होता है ना, वो जैसे आता है तो कंफर्टेबल हो जाता है, वो शांत हो जाता है और उसको उसकी बातें तुरंत समझ में आती है। बिकॉज़ आई हैव सच एक्सपीरियंसेस जहाँ पे मैं हार जाती हूँ, किसी एक कंसेप्ट या किसी एक छोटे से कैलकुलेशन को समझाने में, बट उसका फ्रेंड जीत जाता है। वो उसके साथ इतना कम्फर्ट हो जाता है। सो आई यूज़ दिस ट्रिक कि मैंने एफर्ट्स लगाए, इफ अगेन एंड अगेन आई एम फेलिंग ओवर इट, तो मैं वहाँ पे उसके फ्रेंड को ही, जिसको समझ में आ गया है भई ठीक है, जो समझ गया है, ऐसे किसी बच्चे को सिलेक्ट करके उसके साथ लगा दूँगी। तो कोऑपरेटिव लर्निंग हेल्प करता है बच्चों को इन नॉलेज एक्विजिशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अब वो सीख गया है, तो वो इंट्रिंसिकली क्या हो गया? मोटिवेट हो गया। हाँ, अब मैं समझ गया ना, आई कैन डू दिस। एंड ग्रुप इंटरैक्शन, अब बच्चों में क्या हो जाएगा? वो ग्रुप इंटरैक्शन अच्छा हो जाएगा, तालमेल बना के काम करेंगे ग्रुप में। रीज़न कहता है इन कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट वर्क इन टीम टू अकम्प्लिश अ गोल। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है और बच्चे एक ही गोल के लिए मिलकर काम करते हैं, मिलकर, झगड़ा करके नहीं, मिलकर काम करते हैं। जैसे सब्जी बनानी है तो काम बट जाएगा, तूने बर्तन धोने, मैं सब्जी काट दूंगा, तो सब्जी को बघार देना, तो सब्जी को पका देना, तो मसाला पीस देना। तो ऐसे ही इनका जो काम होता है उसको वो क्या करते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। अगर प्रोजेक्ट है तो तू डाटा कलेक्शन कर लेना, मैं यहाँ पे जाके पेपर्स और मटेरियल्स ले आऊँगा, मैं ये सारा ग्राफ बनाने का काम कर दूंगा और फिर हम यहाँ जाके उसको कंपाइल कर लेंगे।
So both A and R are true and it's the correct explanation. 148. What are the purpose of using teaching learning material? TLM कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. क्या यूज है इसका? पर्पस टू फैसिलिटेट होलिस्टिक लर्निंग, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट. तो हाँ, बच्चा जब देखता है, किसी चीज को छूता है, महसूस करता है, तब वो उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है. जैसे मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट आई हैव नोटिस्ड, उन्होंने जानवर नहीं देखे हैं, वो कभी जू विजिट ही नहीं किया है. उनके लिए जानवर मतलब सिर्फ वो टीवी में और जो फोटो में देख लिया, किताब की पुस्तकों में. बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जिन्होंने समुद्र नहीं देखा, तो वो जानते भी नहीं है, समझ भी नहीं सकते कि समुद्र का पानी खारा कैसे है. पता है, पढ़ लिया है, याद कर लिया है, बट उस चीज को महसूस नहीं किया, फील नहीं किया. तो जो टीएलएम होता है, ये ऐसे कुछ, अब समुद्र का पानी, हाँ नमक पानी डाल के हम उसको टेस्ट करा देंगे कैसा लगेगा, तो हम ऐसे उनको कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं कि ये चीज कैसी होती है. जैसे आप में से और हम में से किसी ने भी अर्थ को नहीं देखा है बाहर से कि एक्चुअल में दिखता कैसा है. फोटो देखी है तो हम ग्लोब को देख लेते हैं और उसको फिर हम फील करते हैं कि हाँ ये ऐसा शेप है, स्फेरिकल है, ठीक है, ये वाले देश यहाँ है, इंडिया ऊपर से ऐसा दिखता है. अंदर के जो पार्ट्स हैं वो भी हम ग्राफ के थ्रू या मॉडल के थ्रू देख के समझ रहे हैं. ठीक है, तो उससे हमें जो इंसाइट होता है, जो इमेजिनेशन है, मेमोराइजेशन पावर है, वो स्ट्रेंथन हो जाती है. टू ऑर्गेनाइज क्लासरूम टीचिंग को आप क्या कर रहे हैं, एक प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं ना, कि ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीजें चलेंगी हमारी, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको आप. टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ लर्नर टूवर्ड्स लर्निंग, हाँ बच्चे का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा. वो अब चीज़ों पे फोकस करेगा, वो ध्यान देगा, वो डरेगा नहीं कि मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने ये देखा है क्या. नहीं, अब मैडम आपको दिखा रही है, ये देखो ये कौन कौन देखा है, तो जो देखा है वो रिप्लाई करेगा, जो नहीं देखा है वो उसको गौर से देखेगा और फिर दूसरे बच्चे से डिस्कस करेगा. अच्छा, तुमने वहां गए थे, तुमने देखा था लायन को, लायन ऐसा दिख रहा था. तो क्या करेगा, उससे डिस्कस करेगा और उस चीज़ों को समझेगा. टू मेक कंक्रीट कंसेप्ट विथ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये रिवर्स होना था, इसको इधर आना था और इसको इधर आना था. टू मेक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, ठीक है, ऐसे कंसेप्ट जो हमको समझने, क्योंकि दिमाग हमारा क्या एब्स्ट्रैक्ट है ना, हम उसको छू सकते हैं क्या, जो हमने चीजें सुनी है, जब मैं बोल रही उसको छू सकते हैं आप नहीं, यू कैन ओनली फील इट. ठीक है, तो कंसेप्ट्स क्या होंगे आपके, एब्स्ट्रैक्ट होंगे भी, कॉन्क्रीट चीजों को देख के. टीएलएम में कॉन्क्रीट चीजें होती है जिसको आप छू सकते हैं, है ना, और उसको देख के समझ सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, पिक्चराइज कर सकते हैं. तो ये नहीं होगा, ये उल्टा हो गया है. कॉन्क्रीट कंसेप्ट्स विथ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे कॉन्क्रीट का ही यूज किया जा रहा है. ठीक है, सो ऑप्शन इज 1, 2 and 3, दैट इज दिस वन, फोर्थ वाला इज करेक्ट. In which e-learning format teacher-learner communication under teaching learning takes place? On the internet in the form of online chatting and audio video conferencing. मास्टरी लर्निंग है ये, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन स्टाइल, ब्लेंडेड लर्निंग, सपोर्ट लर्निंग. अच्छा, ब्लेंडेड लर्निंग वो होती है जिसमें ना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, जैसे कि फ्लिप्ड क्लासरूम, ये ब्लेंडेड है. जो फ्लिप्ड क्लासरूम है वो ब्लेंडेड है. इसमें क्या होता है, मैडम ने आपको ऑनलाइन लेक्चर भेज दिया है, अब उसी ऑनलाइन लेक्चर पे आज क्लासरूम में डिस्कशन होगा ऑफलाइन और उस पर एक्टिविटी होगी. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्लेंड हो गया, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कहानी है. अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑन इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन चैटिंग हो रही है एंड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है. कॉन्फ्रेंसिंग मतलब रियल टाइम, चैटिंग का मतलब भी क्या हो गया, रियल टाइम. रियल टाइम मतलब तुरंत हो रही है. जैसे आप व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं तो आप इधर से लिख रहे हैं, वो उधर से लिख रहा है. आप फोन कॉल में बात करें, आप यहाँ बोल रहे हैं, वो वाला तुरंत सुन रहा है. ऐसा नहीं है कि चिट्ठी है, यहाँ आज लिख दी 2 हफ्ते बाद पहुंचेगी, नहीं. तो ये क्या हो गया, सिंक्रोनस, यानी रियल टाइम. रियल टाइम तुरंत तुरंत चीजें हो रही है. ठीक है, अब इसका उल्टा होता है एसिंक्रोनस या असिंक्रोनस. तो ये जो मेरा वीडियो है ये असिंक्रोनस है. जिस पल में मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस पल में आप इसको तुरंत नहीं सुन रहे हैं. ये रिकॉर्डेड वीडियो, ये लाइव स्ट्रीम नहीं है. ठीक है, तो जिस पल आप सुन रहे हैं तब तक ये क्या है, ये रिकॉर्ड हो चुकी है, मैं चुप हो चुकी हूँ. ठीक है, तो ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है. तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, असिंक्रोनस का. द लास्ट वन, रीटा डज नॉट टॉक टू मीता. रीटा मीटा से बात नहीं करती है बिकॉज शी चीटेड हर, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर. एनवायरमेंट का गड़बड़ है, प्रेजुडाइज मतलब पहले से तो कुछ सोच के, लैंग्वेज कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस,
सो दिस इज बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि पास्ट में मीता ने रीता को धोखा दिया था, इसलिए वो उससे बात नहीं कर रही है. सो हियर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन पेपर. We shall start a new one and meet in the next class. So good luck.